छात्र शिक्षण प्रक्रिया का डैश चर है। स्टूडेंट इज डैश वेरिएबल ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फुल करना है। आपको बताना है कि स्टूडेंट कैसा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। स्वतंत्र है यानी कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पारस्परिक संबंधित है, इंटर रिलेटेड है। आश्रित है यानी कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। और ऑप्शन डी बोलता है ए और सी दोनों। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए छात्र जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी कि डिपेंडेंट चर है। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या है, किस चीज पर डिपेंड करता है छात्र? छात्र डिपेंड करता है टीचर पर। तो टीचर कैसा वेरिएबल हुआ, टीचर कैसा चर हुआ? टीचर हुआ डिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट बात क्लियर हुई, यानी कि स्वतंत्र। अगर एक कक्षा में मैं बात करूं कि स्वतंत्र वेरिएबल कौन सा है, कक्षा में दो चीजें होती हैं। देखिए स्टूडेंट और टीचर। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो कैसे डिपेंडेंट, किस चीज पर डिपेंड करेंगे? टीचर्स पर। और टीचर क्या है? स्वतंत्र हैं। तो ये इंडिपेंडेंट चर कराएंगे और ये डिपेंडेंट कराएंगे। तो यहाँ किसकी बात की जा रही थी? स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आश्रित होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सीडीपी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। प्रैक्टिस सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है, जिससे आपको एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा। प्रैक्टिस बनेगी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। डिस्कस करेंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस जितने भी सेशन हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन जो है, मॉक टेस्ट जो है, वो आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेक करना। उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ही कम समय है और ये रिवीजन सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टार्ट करते हैं फिर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कक्षा में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन क्लासरूम? देखो सीडीपी की अगर मैं बुक्स की बात करूं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स जो है ना, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहां से जाकर आप परचेस भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा उसमें कंटेंट दिया है। अगर आपको और ज्यादा पार्ट पढ़ना है तो सीडीपी के बुक को जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। तो यहाँ क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं कि फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन ए क्लासरूम। तो राइट आंसर क्या रहेगा? छात्रों के लिए जानकारी का स्रोत है टीचर। छात्रों की अवधारणाओं को समझने के लिए पढ़ाया जाना चाहिए। वे छात्र में धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या डी बोलता है एक कक्षा में सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं ताकि छात्र प्रभावी तरीके से सीख सके और अच्छे नागरिक बन सके। तो देखिए भाई, जो भूमिका होती है टीचर की, वो बिल्कुल ऑप्शन डी की तरफ जाएगी कि जो टीचर्स होते हैं उनका एक सूत्रधार होते हैं। सूत्रधार का मतलब होता है कि निर्माण कर्ता जिसको बोला जाता है। बच्चों में निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण हो, उसकी एजुकेशन का निर्माण हो, उसकी लर्निंग का निर्माण हो, वो कौन करता है? वो टीचर ही करता है। और इसी तरीके से वो प्रभावी तरीके से, जिससे बच्चा सीख सके और आगे आने वाली लाइफ में एक अच्छा नागरिक और अच्छा व्यक्तित्व उसका निकल के आ सके स्टूडेंट्स का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण के चरणों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ टीचिंग? योजना लागू करना या फिर मूल्यांकन करना? लागू करना, मूल्यांकन या फिर योजना बनाना? मूल्यांकन, योजना या लागू करना? मूल्यांकन, लागू करना या योजना? मूल्यांकन को हम बोलते हैं इंग्लिश में इवैल्यूएशन, ठीक है। और योजना होती है आपकी किसी भी चीज की जो प्रिपरेशन होती है उसके बोला जाता है योजना। और लागू करना यानी कि किसी चीज को इम्प्लीमेंट कराना, क्रियान्वयन कराना। तो अब इसमें से सही क्रम क्या होगा? पहले कौन सा क्रम में चीजें आएंगी? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में है कि पहले आप किसी भी चीज की प्लानिंग करेंगे यानी कि योजना बनाना, लागू करना मतलब इम्प्लीमेंट करना फिर उसको, और उसके बाद उसका मूल्यांकन करेंगे। देखो इंग्लिश में लिख देता हूँ, जो लोग भी इंग्लिश में है बाइलिंगुअल हो जाएगा उनके लिए। योजना के मतलब होता है कि प्लानिंग करो आप किसी भी चीज के लिए। जैसे आप यूटेट के एग्जाम के लिए पहले सिलेबस देखेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे कि मुझे कौन कौन से कंटेंट पहले पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हुई आपकी प्लानिंग। फिर इसको लागू करेंगे यानी कि आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, अपनी बुक्स लेकर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्या कर रहे हैं? आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो आपने प्लान किया है, योजना बनाई है, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और लास्ट जो टर्म बचती है वो बचती है इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन कब होगा? जब आपके परीक्षा का परिणाम आ जाएगा, वो प्रोसेस कहलाती है इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मींस। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी क्या होती है? एनसीएफ की बात की जा रही है। एनसीएफ से भाई जरूर आपको एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। सीसीई से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मूल्यांकन से आपको, इवैल्यूएशन से, मूल्यांकन से, आकलन से, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। मैंने थ्योरी वाले पार्ट डिस्कस किए हैं, जरूर चेक करना, हर बार आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ऑप्शन ए बोलता है शिक्षक
के अनुभवों को महत्व देना, बच्चों के अनुभवों को प्रधानता, उन कारकों को महत्व देना जो एक बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं, या शैक्षिक उपलब्धियों को महत्व देना। किसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है? एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों की प्रधानता, यानी कि प्रायोरिटीज देंगे बच्चों के एक्सपीरियंस की, चाइल्ड एक्सपीरियंस, जो बच्चे एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित का मतलब बालक को केंद्र में रखकर दी जाने वाली शिक्षा। तो बालक के अनुभव जो होते हैं उसको आप प्रधानता देंगे, कि जो बच्चा अनुभव कर रहा है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसको ऐसी लिबर्टी होनी चाहिए, ऐसी आज़ादी होनी चाहिए, वो क्लास में अपने एक्सपीरियंस को टीचर के साथ शेयर कर सके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5, एक शिक्षक को कक्षा के सीखने के माहौल में सुधार करना चाहिए। टू इम्प्रूव क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट ए टीचर शुड, कि टीचर को एनवायरनमेंट को करेक्ट करने के लिए क्या चीज़ें अपनानी चाहिए कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल बढ़िया हो जाए। तो देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर्चा का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर ए, कि भाई शिक्षण अधिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के थ्रू कि भाई स्टूडेंट को बिल्कुल फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो जो है स्वतंत्र चर्चा करे। स्वतंत्र का मतलब है कि वो टीचर से वार्तालाप कर सके, टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर सके। तो इस तरीके की क्रिया का, इस तरीके की एक्टिविटीज का आयोजन करना चाहिए टीचर को, जिससे क्लास का माहौल भी सुधरता है और बच्चों को सीखने के लिए भी मिलता है। नेक्स्ट, डैश एक शक्तिशाली दृढ़ उद्दीपित होता है जो एक समायोजन प्रतिक्रिया की मांग करती है। डैश इज ए स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट स्टिमुलस दैट डिमांड्स एन एडजस्टिव रिस्पॉन्स। प्रबल प्रेरणा है, ये आवश्यकता है, यानी कि आवश्यकता का मतलब होता है नीड, प्रोत्साहन है, आकांक्षा है। तो अब बताएं आप फटाफट से क्या होगी। देखिए, आकांक्षा का मतलब यहाँ पर आ गया है रिक्वायरमेंट, इंग्लिश में लिख देता हूँ जिसको परेशानी है। प्रोत्साहन का मतलब है स्टिमुलस जिसको कहा जाता है, और प्रबल प्रेरणा का मतलब है ड्राइव फोर्स, ड्राइव फोर्स। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट स्टिमुलस दैट डिमांड एंड एडजेक्टिव रिस्पॉन्स। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं ड्राइव फोर्स, प्रबल प्रेरणा। ड्राइव फोर्स का मतलब किसी भी कार्य करने के लिए आपको जो प्रोत्साहन मिलता है, कि एक अंदर से एक फोर्स निकल के आता है, एक बल निकल के आता है कि हाँ मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है। तो ये क्या है? एक ड्राइविंग फोर्स है, आपको आगे ले जाने के लिए मदद करता है। तो इसको बोलते हैं प्रबल प्रेरणा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभवात्मक अधिगम का एक गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर, देखो ध्यान से क्वेश्चन को, नॉट लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल का मतलब है अनुभव जो होता है, अनुभव लर्निंग का एक गुण नहीं है। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भागीदारी की विशेषता है, यह आत्म पहल है, इसमें आत्म मूल्यांकन की विशेषता है, यह अनुकरण के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, यह अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, इमिटेशन देखकर सीखना है ना, किसी को देखकर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अनुकरण करना। तो किसकी बात हो रही है? अनुभव। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है? ये अनुकरण के एक माध्यम से होता है। अनुकरण यानी कि दूसरों को देखकर सीखने के एक माध्यम से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है भाई, इसके लिए है ना, नॉट पूछा गया था। एक्सपीरियंस लर्निंग दूसरों को देखकर नहीं होती, खुद स्वयं द्वारा अनुभव करने से होती है ना। आत्म मूल्यांकन की विशेषता है, आत्म पहल है। जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप दूसरों को अनुकरण करके कभी भी एक्सपीरियंस नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसके अनुसार निजी भाषण शैशव काल के प्रारंभिक चरणों में अनुभूति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है? अकॉर्डिंग टू होम प्राइवेट स्पीच इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कॉग्निशन इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड। जो बच्चों के इनिशियल स्टेज होते हैं जिसको हम बोलते हैं शैशव अवस्था, बाल्यकाल जो होता है, तो उसमें जो इनर प्राइवेट स्पीच होती है, तो वो कौन से कॉग्निशन का है? किस किस साइकोलॉजिस्ट ने इसको बोला है? जीन पियाजे ने बोला है, लेव वाइस्कोस्की ने बोला है, कोहलबर्ग ने बोला है, या फिर जेरोम ब्रूनर ने बोला है? सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी थ्योरीज भी पूछी जाती है, तो सबको एक बार रिवाइज करके जाए। जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही लेव वाइस्कोस्की, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ये इनर स्पीच के बारे में जो बोला गया है स्टार्टिंग के चरणों में, इनर प्राइवेट स्पीच जिसको बोला जाता है ना, निजी भाषण कौशल जिसको बोला जाता है, तो वो लेव वाइगोस्की ने उसके बारे में बात की है। तो लेव वाइगोस्की बोलते हैं बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार में कंट्रोल करते हैं, जो उनका खुद का व्यवहार होता है उसको वो कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। तो ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पर प्रेरित अध्यापन की एक रणनीति के रूप में विचार किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड ए स्ट्रेटजी ऑफ मोटिवेशनल टीचिंग? तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर
डी देखो ऊपर के सभी। अब डी क्या बोलता है, अध्यापकों को खुले संचार और स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। कक्षा में छात्रों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अधिगम को आनंद में करने और छात्रों को आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए एक छोटे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो भाई सारे के सारे सही हैं। प्रेरित यानी कि मोटिवेट कैसे करेंगे आप, कैसे रणनीति बनाएंगे, तो ये सारी की सारी रणनीतियां उसमें शामिल होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, आउट ऑफ द बॉक्स अलग सोच को रूप में जाना जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज नोन एज, किस लिए जाना जाता है भाई, इस पर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इंक्लूड किया है। सुसंगत सोच बोलते हैं, अभिसारी सोच बोलते हैं, अपसारी सोच बोलते हैं, या स्मृति आधारित सोच बोलते हैं। तो देखो अभिसारी सोच का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंक। अपसारी सोच का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओके। और अभिसारी का मतलब होता है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, अपसारी सोच। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट, विभिन्न दिशाओं में सोचना। जब आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचेंगे, एक ही चीज के लिए आप कई सारी चीजें सोचेंगे, सॉल्यूशंस निकाल के लेके आएंगे, तो वो क्या है, क्रिएटिविटी भी कहलाती है ना, रचनात्मकता भी कहलाती है। और वो रचनात्मकता डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही आती है, जिसको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 11, कक्षा 5 के छात्र गणित कक्षा में बहुत अधिक शोर करते हैं। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शिक्षक, भाई गणित की क्लास है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा शोर करते हैं, तो इसका एक क्या कारण हो सकता है, क्या सही कारण हो सकता है, उस पर हमें गौर फरमाना है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास, उस कक्षा के छात्रों को शिक्षक पसंद नहीं है, ये ऑप्शन हो सकता है। छात्र ध्यान नहीं देते हैं, उस कक्षा के विषय के छात्र को विषय पसंद नहीं है, शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है। और भाई बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया है। देखिए कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर सभी क्लोज क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन ए जो शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है। भाई जो टीचर है, सारी चीजें स्टूडेंट की गलत नहीं होती हैं, टीचर की भी गलत होती हैं, कि आप अपने स्टूडेंट का अटेंशन उनको पुल नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज नहीं है। बात क्लियर हुई। तो इसलिए बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं, उनका जो डिस्ट्रैक्शन होता है, उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और वो इधर उधर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप उनको कुछ ऐसा रुचिकर सब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं दे रहे हैं जिससे वो एकाग्रचित होकर आपकी तरफ कॉन्सेंट्रेशन से सुने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देहली धारणा किन संबंधों में लगाई जा सकती है। द थ्रेश होल्ड कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू विच रिलेशनशिप, बुद्धिमत्ता और सहानुभूति, बुद्धिमत्ता और सफलता, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता, और सफलताएं और क्षमताएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता। रचनात्मकता का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और बुद्धिमत्ता का मतलब क्या है, इंटेलिजेंस। तो दोनों किससे संबंधित है, थ्रेश होल्ड कॉन्सेप्ट से संबंधित होती है, जिसको हम देहली धारणा भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, अलग अलग सोच वाले पैटर्न्स उन बच्चों की पहचान करते हैं जो पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। इसका आंसर आप दे सकते हैं, डिसलेक्सिक होते हैं ऐसे बच्चे, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यस्थायी होते हैं, या विकलांग होते हैं। विकलांग बोले तो डिसेबल, डिसेबल होते हैं। और डिसलेक्सिक जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं, सृजनात्मक जो क्रिएटिव होते हैं, है ना। तो अब आप आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, कि भाई जो डाइवर्जेंट यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसके बारे में बात की जा रही है, विभिन्न दिशाओं में सोचना, ऐसे बच्चे रिसर्च भी करते हैं ना, नई चीजों की खोज करते हैं, इसलिए हम उनको क्रिएटिव स्टूडेंट बोलते हैं, सृजनात्मक चाइल्ड्स बोलते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समाजीकरण वयस्कों के साथ साथ बच्चों के व्यवहार, मान्यताओं और डैश पर अधिक केंद्रीय प्रभाव है। किस चीज पर, सोशलाइजेशन इज द सेंट्रल इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, बिलीफ एंड ऑफ अडल्ट एज वेल एज ऑफ चिल्ड्रन। किस चीज पर व्यवहार होता है, सोशलाइजेशन का, उपलब्धियों पर यानी कि अचीवमेंट जिसको कहा जाता है, क्रिया पर, है ना, आकर्षण पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, क्रिया, है ना, किसी भी एक्टिविटी को करना, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। तो बिलीव्स एंड ये हो गई यहाँ पर क्रिया, काम, किसी भी काम को करना। तो समाजीकरण वयस्कों के साथ साथ बच्चों के व्यवहार, मान्यता और क्रिया पर एक केंद्रीय प्रभाव है ना, काम को करना है, डूइंग, किसी भी चीज को करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अ पियाजे थ्योरी। निहितार्थ नहीं है, नॉट लगा है, उसको चूज करना। विकास चरणों में नहीं होता है, समूह की गतिविधि और सहकर्मी शिक्षण, इसके उत्पाद के बजाय सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान होता है, उन्हें अन्य मूल्यों को जानने के लिए अपनी आयु के वर्ग के बच्चों के साथ खेलने दें। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। देखो विकास चरणों में नहीं होता है, नॉट पूछा गया था ना, इम्प्लीकेशन,
तो भाई पियाजे बोलते हैं, पियाजे ने खुलेआम बोला है विकास चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है। डेवलपमेंट जो है स्टेजेस में प्रोसीड करता है। जैसे जो पियाजे के कितने स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, है ना, विकास की। कौन कौन सी है वो? देखो भाई उसने एक जो प्री ऑपरेशनल स्टेज दी है, ऑपरेशनल स्टेज दी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दी है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दी है। तो 4 स्टेजेस दी हैं जिसमें उन्होंने आयु से रिलेट किया है कि भाई बर्थ से 2 साल के बच्चे के बारे में बात की है एक स्टेज में, फिर 2 से 6 साल के बच्चे में बात की है एक स्टेज में, फिर 6 से 11 साल के बच्चे में बात की है एक में, और 11 से 13 यानी कि अडल्टहुड तक की बात करिए एक में। तो विकास जो है चरणों में होता है, ये पियाजे कहते हैं। और इन्होंने बोला था नॉट, तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो यार कमेंट करके जरूर बताना एक बार, और पसंद आ गया हो सेशन तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।